So, myself Dr. Vaibhav, Associate Professor, Department of Sharir Kriya in Arihant Ayurvedic Medical College and Research Institute, गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है, तो उसके कंटिन्यूएशन में आज हम जो नया टॉपिक है वेंटिलेशन, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं वेंटिलेशन से। दोस्तों, हमें अगर वेंटिलेशन क्या होता है इसे समझना है तो हम जनरली ये टर्म यूज़ करते हैं कि वेंटिलेट करो, रूम वेंटिलेशन करो। तो मतलब हवा जो है वो अंदर बाहर इजीली आती रहे। मतलब अगर एक कमरे में हम बंद है और उसमें अगर हमें लग रहा है कि कुछ ऑक्सीजन की कमी है या उस वजह से हमें कुछ अनईजीनेस महसूस होता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, खिड़की ओपन कर देते हैं। तो मतलब एक जगह की एयर को ट्रांसफ़र करना या मूव करना या सर्कुलेट करना, उसे ही हम कॉमन लैंग्वेज में वेंटिलेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर अंदर आती है और फिर अंदर से बाहर जाती है, उसे ही हम कॉमनली वेंटिलेशन कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है या वेंटिलेशन जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। इन जनरल द वर्ड वेंटिलेशन रेफर्स टू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में इसके यहाँ पे इसका मीनिंग हमें लेना है अ पैसेज और अ मूवमेंट। ठीक है। In general, the word ventilation refers to circulation of replacement of air or gas in a space। दोस्तों, जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे जो एयर आने वाली है वो आके फिर अंदर जो एयर है वो बाहर जाएगी। मतलब एयर अंदर आएगी और अंदर की जो एयर है वो बाहर जाएगी या उसका रिप्लेसमेंट होगा, उसे ही हम वेंटिलेशन कहेंगे। तो हमें जनरल लैंग्वेज में अगर हम देखना है तो वेंटिलेशन रेफर्स टू circulation of replacement of air or gas in a space. In respiratory physiology, ventilation is the rate at which air enters or leaves the lung। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है उनमें वेंटिलेशन का क्या मीनिंग है, तो उसे अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वेंटिलेशन इज़ द रेट एट विच एयर एंटर्स और लीव्स द लंग। मतलब कौन से रेट में या किस प्रमाण में एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर कर रही है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जा रही है, उसे ही वो वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अनुसार वेंटिलेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन और सेकंड जो टाइप है वो है एल्वियोलर वेंटिलेशन। पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन और दूसरा है एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो दोस्तों, अब हम पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, पल्मोनरी वेंटिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने जितने भी टॉपिक देखे हैं उनमें जितनी भी डेफिनेशन हमने देखी उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेंटिलेशन की डेफिनेशन है, हमें लगेगा कि इसे हमने पहले भी कभी सुना हो है ऐसा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहता है, उसे हमें समझना होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। तो दोस्तों, क्वाइट ब्रीदिंग में मतलब जो नॉर्मली हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इन हो रही है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आउट हो रही है इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम, उसे ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर उसे समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करती है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जाती है, उसे ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनट वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले भी देखा रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या है, तो उसके और ये डेफिनेशन सेम ही है। उसे ही हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहते हैं और उसे मिनट वेंटिलेशन भी कहा जाता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर्स द लंग एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर लीव्स द लंग। दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, अगर फ्रेश एयर चाहिए तो हम खिड़की ओपन कर देते हैं। तो सेम वे यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, मतलब कंटिन्यू चलती है ये प्रोसेस। उसकी मदद से क्या होता है कि फ्रेश एयर, जो एनवायरनमेंट से जो फ्रेश एयर है, वातावरण से जो फ्रेश एयर है, वो लंग्स के अंदर आती है और लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो
बाहर चली जाती है। तो एक चीज़ यहाँ हमें याद रखनी है कि जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आएगी उतने ही वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाती है। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर लीव्स द लंग, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी पल्मोनरी वेंटिलेशन की, उसके बारे में अब हम देखेंगे। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन इज 6000 ml, दैट इज 6 लीटर पर मिनट। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम देखा था, वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देखी है कि कितना रहता है वॉल्यूम। तो वो रहता है 6 लीटर पर मिनट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। दोस्तों ये भी चीज़ें हमने सब देखी है, उसी रिपीटेशन कर रहे हैं। तो उसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम रहता है 500 ml और रेस्पिरेटरी रेट रहता है 12 पर मिनट। तो वो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आगे पल्मोनरी वेंटिलेशन कितना आता है 6000 ml पर मिनट या 6 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में। दोस्तों पहले हमने देखा पल्मोनरी वेंटिलेशन, वहाँ पे हमने सिंपल चीज़ें क्या समझी कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर या कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ रहा है और कितनी अमाउंट ऑफ या कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर जा रहा है पर मिनट में। लेकिन यहाँ पे अल्वियोलर वेंटिलेशन के बारे में हमें स्पेसिफिक याद रखना है कि 1 मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर या कितनी अमाउंट ऑफ एयर का यूटिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पे, गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी एयर का गैसेस एक्सचेंज में रोल है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। एल्वियोलर वेंटिलेशन इज द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज एवरी मिनट। मतलब गैसियस एक्सचेंज में कितनी अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज हो रही है उसे ही हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। एल्वियोलर वेंटिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेंटिलेशन। जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि एल्वियोलर वेंटिलेशन का मेन मकसद है गैसेस एक्सचेंज में कितनी अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज होती है, और पल्मोनरी वेंटिलेशन में हमने क्या देखा, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में कितनी एयर अंदर आ रही है और कितनी बाहर जा रही है, ये मोटी चीज़ हमने समझी। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये दो चीज़ें डिफरेंट है, तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे। एल्वियोलर वेंटिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेंटिलेशन। इन पल्मोनरी वेंटिलेशन 6 लीटर ऑफ एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एवरी मिनट। ये भी हमें पता है कि 6 लीटर तक एयर अंदर आती है और बाहर जाती है। बट द होल वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब 6 लीटर अंदर आ रही है एयर, लेकिन वो पूरी की पूरी एयर गैसेस एक्सचेंज के लिए यूटिलाइज नहीं की जाती। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर सब्जेक्टेड फॉर गैसेस एक्सचेंज इज़ द अल्वियोलर वेंटिलेशन। और उसमें से भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर गैसेस एक्सचेंज के लिए यूटिलाइज किया जाता है उसे ही हम अल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में 6 लीटर तक एयर लंग्स के या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आती है और उतनी ही बाहर चली जाती है। ठीक है, लेकिन वो पूरी की पूरी एयर गैसेस एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं की जाती। लेकिन गैसेस एक्सचेंज में जो वॉल्यूम ऑफ एयर को यूटिलाइजेशन किया जाता है उसे ही हम अल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। एयर ट्रैप इन द रेस्पिरेटरी पैसेज डज नॉट टेक पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज। मतलब रेस्पिरेटरी पैसेज में जो एयर प्रेजेंट है वो उसे हम डेड स्पेस कहते हैं। तो वो एयर जो है वो एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती। ठीक है, मतलब जो एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है उसे हम डेड स्पेस कहेंगे। वो एयर रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहेंगी अल्वियोलर वेंटिलेशन की, उसके बारे में अब हम देखेंगे। नॉर्मल वैल्यू ऑफ अल्वियोलर वेंटिलेशन इज़ 4200 ml, दैट इज़ 4.2 लीटर पर मिनट। तो ये 4.2 लीटर पर मिनट इतना नॉर्मल वैल्यूएशन रहता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला alveolar ventilation is equal to tidal volume minus dead space into respiratory rate। मतलब 500 माइनस 150 इंटू 12, और ये कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वो आता है 4200 ml तक। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले हमने देखा पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसका नॉर्मल वैल्यू थी कितनी थी, 6 लीटर, और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन की, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू है 4200 ml। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था डेड स्पेस, उसके बारे में अब हम देखेंगे।
डेड। दोस्तों एल्वियोलर वेंटिलेशन जब हमने देखा तब वहाँ पे हमने डेड स्पेस ये वर्ड देखा था। तो एक डेड स्पेस एक्चुअली क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डेड स्पेस इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक वेयर गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। दोस्तों डेड स्पेस मतलब क्या? रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऐसा हिस्सा जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है उसे हम डेड स्पेस कहते हैं। एयर प्रेजेंट इन द डेड स्पेस इज कॉल्ड डेड स्पेस एयर, और वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट रहती है उसे हम डेड स्पेस एयर कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेड स्पेस, ये जो डेड स्पेस होती है उसके दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो डेड स्पेस के दो टाइप होते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। उसे हम एक एक करके अब हम देखेंगे। एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस एक्सटेंड फ्रॉम नोज अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहाँ से शुरू होती है? नोज से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के रहती है। इट इंक्लूड्स नोज, फैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो स्पेस रहती है उसे हम डेड स्पेस कहेंगे। तो उसमें क्या क्या आता है हमने देखा, नोज आता है, फैरिंग्स आता है, ट्रकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर सर्व्स ओनली एज अ पैसेज फॉर एयर मूवमेंट। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो ओनली एयर की मूवमेंट के लिए एक पैसेज का रूप धारण करते हैं या पैसेज करके ही वो रहते हैं। गैसेस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। तो नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पूरी स्पेस है उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहेंगे, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बाद अब हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में देखेंगे। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होती है वो कौन सी चीज़ों से इंक्लूड की जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्लूड्स एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस 2 एडिशनल वॉल्यूम्स। तो ये जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होती है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी यूज़ करती है, प्लस 2 तरह के जो वॉल्यूम है उन्हें भी वो इंक्लूड करती है। तो वो एडिशनल जो वॉल्यूम्स है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में वो कौन से होते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। पहले होता है एयर इन द एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई में जो एयर प्रेजेंट है विच आर नॉन फंक्शनिंग, मतलब जो नॉन फंक्शनिंग एयर एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का हिस्सा बनती है, क्योंकि वहाँ पे वो जो एयर है वो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है। और ये क्यों होता है? तो कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है जिनमें जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है या उनका फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, उस वजह से एयर का गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लिया जाता। तो उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। एयर इन द एल्वियोलाई विच आर नॉन फंक्शनिंग, मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है जो कि फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रही है। इन सम रेस्पिरेटरी डिसीजेस एल्वियोलाई डू नॉट फंक्शन बिकॉज ऑफ डिसफंक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन। कुछ ऐसी डिसीजेस होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की जिसके अंदर एल्वियोलाई अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, या फिर एल्वियोलर जो मेम्ब्रेन होता है जहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होने वाला है उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो ये वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। और जो नेक्स्ट वॉल्यूम रहता है एयर इन द एल्वियोलाई विच डू नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्लड फ्लो, मतलब एल्वियोलाई के अंदर कुछ एयर है और अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो अगर ब्लड फ्लो अच्छी तरह से नहीं होगा तो उस वक्त भी गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होते हैं। तो उसे भी पढ़ेंगे हम। एयर इन द एल्वियोलाई विच डू नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्लड फ्लो, गैसेस एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो उस वक्त भी गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होते। These 2 additional volumes are generally considered as vested ventilation। तो ये जो 2 वॉल्यूम है उन्हें हम एक टर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं जिसे हम कहेंगे वेस्टेड वेंटिलेशन। दोस्तों अब हम वेस्टेड वेंटिलेशन एंड वेस्टेड एयर, ये 2 जो कंसेप्ट है उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले वेस्टेड वेंटिलेशन। वेस्टेड वेंटिलेशन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वेंटिलेट्स द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, मतलब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस से एयर को इन और आउट करने का काम किया जाता है, लेकिन उसका यूज़ जो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज है उसमें नहीं किया जाता। तो यहाँ पे वेंटिलेशन वेस्ट हो गए, उसे हम वेस्टेड वेंटिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो उसे फिर से पढ़ेंगे। वेस्टेड वेंटिलेशन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वेंटिलेट्स फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस।
वेस्टेड एयर रेफर्स टू द एयर दैट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड फॉर गैसेस एक्सचेंज, और जो एयर जो कि गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेती है उसे हम वेस्टेड एयर कहेंगे। डेड स्पेस एयर इज़ जनरली कंसिडर्ड एज वेस्टेड एयर, और डेड स्पेस में जो एयर रिप्रेजेंट रहती है उसे ही हम वेस्टेड एयर कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है डेड स्पेस की, उसके बारे में अब हम देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल डेड स्पेस इज़ 150 ml, 150 ml तक डेड स्पेस में एयर प्रेजेंट रहती है। अंडर नॉर्मल कंडीशन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होती है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस जितनी ही रहती है। इट इज़ बिकॉज all the alveoli are functioning and all the alveoli receive adequate blood flow in normal condition, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में अल्वियोलाई अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करते हैं, और सारे जो अल्वियोलाई है वो एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज में पार्ट लेते हैं, उनको ब्लड फ्लो भी अच्छी तरह से होता है, उस वजह से गैसेस एक्सचेंज भी प्रॉपर तरीके से होता है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो इक्वल टू रहती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस से। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस विच अफेक्ट द पल्मोनरी ब्लड फ्लो और द एल्वियोलाई। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझना है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो इंक्रीज़ होती है कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज़ में, मतलब कुछ तरह की रेस्पिरेटरी डिसीज़ हुई उनमें ये जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो इंक्रीज़ होती है। कहाँ पे होती है? अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बढ़ेगी, या एल्वियोलाई में कुछ डिस्ट्रक्शन आ गए, या एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो उस वजह से भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है और दैट्स वाई एयर वेस्ट हो जाती है, दैट्स वाई वहाँ पे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसका मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज़ मेजर्ड बाय सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। तो दोस्तों हमने नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड के बारे में भी देखा है, तो यहाँ पे हमें डेड स्पेस के बारे में अगर कैलकुलेशन करने हैं तो वो हम जिस मेथड से करते हैं उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड, और वो कितनी आती है 150 ml तक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बारे में देखा और वो रहती है 150 ml तक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के टॉपिक में हमने जो जो देखा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है, डेड स्पेस क्या होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझी होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।